हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो है शुरुआती चैप्टर वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल इसका हिंदी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होगा? अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है। तो चलिए अब इसकी परिभाषा डेफिनेशन जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हिंदी में जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ता है, ते है, ती है। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द रहते हैं तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जब किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य के होने का समय नहीं दिया रहता, मतलब कार्य कब होता है इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, और हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द रहते हैं तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है। तो अब चलिए ये देखते हैं कि जैसे हम जान गए कि ता है, ते है, ती है आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में रहेंगे तो हम उनको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। हालांकि सब सेंटेंस तो एक बराबर होते नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल में ये जैसे पेन है, हम पेन अगर बोल देंगे तो सभी कलम आ जाएंगी, लेकिन क्या सभी कलमें एक समान है? नहीं। ब्रांड अलग है, प्राइस अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जैसे हम पहचान समझते हैं ता है, ते है, ती है, इतने से सब कुछ नहीं होता है। हमें ये भी जानना पड़ता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस बनते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी होता है अटल सत्य, जो कभी भी बदलने वाला नहीं होता है। जो कभी नहीं बदले वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सेंटेंस क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका हिंदी है कि सूर्य पूरब में उगता है। उगता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि सूर्य पूरब में न उगे? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, न ही होगा, क्योंकि यह अटल सत्य है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाएगा, जो सत्य हो। जैसे हवा चलती है, द विंड ब्लोज, कभी भी रुकती नहीं है हवा, हमेशा चलती है। तो ये क्या है? अटल सत्य है। तो जितने भी अटल सत्य के सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। ठीक है। अगला देखिए, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है वो कार्य जो हम अपनी आदत बना चुके हैं, जो हमारी आदत है, मतलब हम उस आदत को दिन प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो उस तरह के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूं, आई प्ले एवरी डे, या डेली कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन चाय पीता हूं, जैसे यहां पर है आई टेक टी डेली। ठीक है। मैं हमेशा दौड़ता हूं, आई रन ऑलवेज। जिन शब्दों से हमारे आदत का बोध होता है कि मतलब हम ये कार्य हमेशा करते हैं, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला देखिए, लिव एंड वर्क्स। रहना और कार्य
करने से संबंधित जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखा जाता है। जैसा देखिए, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, रहने की बात होगी। फिर इसके आगे है माई फादर वर्क्स इन अमेरिका, मेरे पिताजी अमेरिका में कार्य करते हैं। कार्य करने का बोध हो गया, आई मीन रहना और कार्य करने का जब सेंटेंस बनता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनता है। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल स्टोरी, इतिहास की कहानी, आई मीन इतिहास की जो बात है वो जब लिखी जाती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे गांधी जी, गांधी इज, यहाँ पे सॉरी जी हम लगा देते हैं, भूल गए थे। गांधी जी इज ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। गांधी जी तो पास्ट के हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि गांधी जी भारत के एक महान व्यक्ति हैं। तो ये इतिहास की बात है। फिर इसके बाद रेडियो और टीवी कमेंट्री, रेडियो और टीवी में जो कमेंट्री होती है, मतलब जो बोलते हैं ना, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोलते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, सचिन थ्रोज द बॉल, सचिन थ्रोज द बॉल, सचिन क्या किया, गेंद को फेंका, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बोला जाता है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि रेडियो और टीवी में जो कमेंट्री की जाती है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है। फिर इसके आगे है राइटर सेज, आप किताब में देखे होंगे कि अलग अलग राइटर अपना मत, मतलब अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो वो जो व्यक्त करने का तरीका होता है इंग्लिश में, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रहता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, शेक्सपियर जो कि एक राइटर है इंग्लिश के, शेक्सपियर सेज कहते हैं फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन, फ्रेलिटी औरत का नाम है, ठीक है। तो जब राइटर अपनी कही हुई बात को व्यक्त करते हैं सेंटेंस में बनाकर, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। अगला देखिए, इडियम्स एंड प्रोव्स, कहावतें और मुहावरे, ये जो लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कह सकते हैं, उसमें लिखे जाते हैं। जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, मेजर फॉर मेजर, हाँ। तो आई मीन ये इतने प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान और उसमें कितने प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस तरह के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, चाहे पॉजिटिव बोलिए चाहे अफर्मेटिव, दोनों का हिंदी सेम है, ठीक है। तो अब इसका हिंदी से इंग्लिश बनाने का क्या रूल है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इसके बाद में वर्ब, और वर्ब में यस या ईएस ऐड किया जाएगा, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट आई मीन कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया वर्ब, क्रिया में यस या फिर ईएस ऐड करेंगे। अच्छा, यस ऐड करेंगे कब? यदि किसी क्रिया में पहले से ई है तो, ई नहीं है तो ईएस ऐड करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि किस कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा और किस कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट आई, यू, वी
या दे है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब आई यू वी दे के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, किस कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा? देखिए चलिए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ही आ जाए वह आदमी के लिए, सी वह औरत के लिए, इट छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों इनके लिए, नेम किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो इनके साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश बनाने का रूल। सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कौन सी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा और कौन सी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा? जैसा कि हम यहाँ पे बताए हैं कि आई यू वी दे के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाक्य बना के हम कि किस तरह से वाक्य बनेगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई पढ़ता का मीन्स रीड, ये पूरा बन गया। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। ठीक है, यू लिख दिए। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? खेलना, क्रिया ये ना। जैसे रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जो हिंदी से इंग्लिश बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। मतलब सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर उसके बाद में कर्म। तो इस वाक्य में क्या है? तुम सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्रिया क्या है? खेलता, तो यू प्ले। फिर इसके बाद में क्या लिखेगा? ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है? क्रिकेट, यही खेलता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट कहां लिखा जाएगा? लास्ट में। तो यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों वाक्य में किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट मैं और तुम है। ठीक है, अब आगे देखिए, वह चाय पीता है। अब यहां पर देखिए वह आ गया, इसका मतलब ही आ गया है तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब वह की अंग्रेजी ही, चाय पीता, पीता, पीता के लिए टेक का प्रयोग करेंगे, टेक्स टी। ठीक है, ही टेक्स टी, वह चाय पीता है। बात समझ रहे हैं? ही टेक्स टी। तो अब यहां पर देखिए टी है, चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं स्वाद के साथ तो उसके साथ हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। राम मैदान में दौड़ता है। अब यहां पे देखिए राम नाम है किसी का, तो अब जब नाम है तो यहां पर भी क्रिया में यस या यस का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा कि राम दौड़ता है, दौड़ने की इंग्लिश क्या है? रन। तो रन्स कहां पर? इन द फील्ड। राम रन्स इन द फील्ड, राम मैदान में दौड़ता है। ये वाक्य बना किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है क्या? सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस इसका बनेगा। एक सेंटेंस इसमें और बनता है, हम वो भी आपको बता देते हैं। क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के वाक्य में, वाक्य के बीच में एक शब्द आ जाता है तो
तब यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अब जब तो आ गया है तो हम क्या लगाएंगे। जैसे वाक्य मैं पढ़ता तो हूं, ऐसा वाक्य देखे होंगे आप। यहां पर देखिए तो आ गया है, मैं पढ़ता तो हूं। तो जब इस तरह के वाक्य हमको देखने के मिले तो क्या हमें अलग करना है। सिंपल, कुछ नहीं, नियम क्या है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से इसको हमें इंग्लिश में चेंज कर देना है। मतलब जो तो शब्द आया है ये, इसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे मैं पढ़ता तो हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू रीड। तुम खेलते तो हो, तुम खेलते तो हो, तो यू डू प्ले। वह जाता तो है, ही डज गो। ठीक है, जैसे राम खाना पकाता तो है, राम डज कुक द फूड। राम डज कुक द फूड, राम खाना पकाता तो है। समझ रहे हैं, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगा, निगेटिव व इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के बीच में कहीं पर भी यदि तो शब्द आ जाए तो उस वाक्य को जब हमें इंग्लिश में चेंज करना है तो वो जो तो शब्द होता है उसके स्थान पर डू या डज का प्रयोग करके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है। बाकी सारा सेंटेंस ठीक उसी प्रकार रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का रूल। इसके आगे निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाते हैं।